गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप मुझे सुन रहे होगे। यस। अब रह गई बात, आप जो पूछ रहे हैं खुलने का। अगर खुलेगा तो आपको नोटिस जाएगा, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। खुलेगा तो मुझे भी नोटिस आएगा, साथ में आपको भी नोटिस आएगा, तो इस पे हम कोई चर्चा और नहीं करना चाहते। चलिए, एग्जाम के लिए टिप्स ही दे रहा हूँ कि मूल कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे जो क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ उसे ध्यान से करके जाइएगा, और बाकी आप पढ़ेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाइएगा आप लोग भी। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज मिक्स विथ 20 ग्राम HCl। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। सो इस क्वेश्चन को बनाइए, और अब कोई आप फालतू फालतू मैसेज मत लिखना, है ना। क्वेश्चन से रिलेटेड ही अब बात होगी। सबसे पहले तो है कि रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले है कि रिएक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखिए। रिएक्शन याद रखना होता है, एक बार फिर से आ रहा है, याद रखना होता है। पूरी इनऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन पढ़ाया जाता है और रिएक्शन याद रखना होता है। बट रिएक्शन लिखने का कुछ ना कुछ ट्रिक खुद से डेवलप हो जाता है। जब 200 300 400 500 रिएक्शन अगर याद हो आपको, तो बाकी के रिएक्शन लिखे जा सकते हैं खुद से कुछ ना कुछ। जैसे सारे एसिड बेस रिएक्शन एक ही जैसे होंगे, है ना। तो आप देखो CaCO3 है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यह आपको प्रोड्यूस करेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन, अभी तो ये बड़े ही सिंपल रिएक्शन है, और ये मानिए कि कुछ सिंपल रिएक्शन को याद रखिएगा तो थोड़े बड़े रिएक्शन या थोड़े उसके जैसे रिएक्शन को आप लिख पाइएगा। तो ये रिएक्शन है। पहले तो आप रिएक्शन लिखिए, पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप है उसे बैलेंस कीजिए। दूसरा स्टेप है उसको बैलेंस कीजिए। तो जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस है। अब कह रहा है कैलकुलेट आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम दोनों है। मास बिफोर रिएक्शन, मास बिफोर रिएक्शन है 20 ग्राम 20 ग्राम। बहुत सारे बच्चों के आंसर आए कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग है, और बहुत सारे बच्चों के आंसर आए HCl लिमिटिंग। सो दोनों में से लिमिटिंग तो कोई एक ही होगा। जरा तेजी से बता दीजिए तो कौन सा लिमिटिंग है फिर से। युवराज ने बताया HCl। बहुत सारे बच्चे HCl बोल रहे हैं, ज्यादा इनफैक्ट HCl बोल रहे हैं। एनीवे जो HCl बोल रहे हैं वो गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट है लिमिटिंग रिएजेंट। आपने ये एक चीज भी अच्छे से नहीं किया, ये गलत बात है। आप देखिए, मैं प्रूफ करता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट है लिमिटिंग। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आप 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालिए, 100 ग्राम आएगा। 2 मोल HCl का मोलर मास निकालिए, HCl का होता है 36.5, ये आएगा 73 ग्राम। तो यहां से क्लियर है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 73 ग्राम HCl चाहिए। मीन्स 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 100 से कम HCl चाहिए। ध्यान दो, मेरी बात पे ध्यान दो। ये लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहता है बेटा कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विथ 73 ग्राम HCl। इट मीन्स 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को ओनली 73 ग्राम मीन्स 100 से कम HCl चाहिए। तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 20 से कम HCl चाहिए। 20 से कम है 20,
तो HCl हो गया एक्सेस। तो झूठ नहीं बोल रहा हूं कसम से, CaCO3 हो गया लिमिटिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बताना समझ में आया नहीं है, यस नो। यस, वेरी गुड। अब भी नो लिख रहे हो तो मतलब मुझे और कोई मतलब नहीं, तुम्हें तब समझ में आ सकता है। कुछ बच्चा अभी भी नो लिख रहा है, ऐसे बच्चों को तब समझ में आ सकता है जब तुम मेरे सामने रहो और मैं तुमको लपड़ाऊं, उसके बाद थोड़े मजे लूं, उसके बाद देखो समझ में आ जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो एक बार फिर से देख लो, नहीं लिख रहे हो तो। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन के लिए 73 ग्राम HCl चाहिए, और नीचे दिया हुआ है दोनों 20-20 ग्राम है, 20-20 ग्राम है। मीन्स 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 20 से कम HCl चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम को 100 से कम चाहिए। 100 ग्राम CaCO3 को ओनली 73 चाहिए। मीन्स 100 ग्राम को 100 से कम चाहिए HCl, तो 20 ग्राम CaCO3 को 20 से कम चाहिए HCl। चाहिए 20 से कम है, 20 मीन्स एक्सेस है, तो ये CaCO3 क्या हो गया, लिमिटिंग। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप बेटा कुंदन तुमको समझ में आ गया होगा, कुंदन खतीक। सो पहले का कंसेप्ट तो हो गया कि CaCO3 इज लिमिटिंग। अब देखो मोल्स बिफोर रिएक्शन, मोल्स बिफोर रिएक्शन हमें लिमिटिंग पता लग गया बेटा। तो जो लिमिटिंग है उसका मोल निकाल लीजिए, 20/100 0.2 मोल। एक्सेस का निकालने की जरूरत ही नहीं, जो लिमिटिंग है उसका निकाल लीजिए और उससे प्रोडक्ट निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल CO2। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल CO2। तो कसम से झूठ नहीं बोलना। 0.2 मोल CaCO3 will produce 0.2 मोल CO2। सेकंड का आंसर हो गया। फर्स्ट का आंसर है कि CaCO3 लिमिटिंग है, फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर है कि CO2 बना 0.2 मोल। थर्ड कहता है कैलकुलेट मास ऑफ CO2। सो फर्स्ट का आंसर है CaCO3, सेकंड का आंसर है CO2 बराबर 0.2 मोल, थर्ड का आंसर है CO2 बराबर 0.2, इसका मोलर मास होता है 44। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 8.8 ग्राम। फोर्थ का आंसर देखिए, फोर्थ में क्या है, वॉल्यूम एट एनटीपी, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एनटीपी। क्या करेंगे बोलो, वॉल्यूम निकालने के लिए मोल से, मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4.48 लीटर। और पांचवा कह रहा है वॉल्यूम एट 2 atm प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर। 2 atm एंड 300 केल्विन, ये होगा nRT/P। नंबर ऑफ मोल्स है 0.2, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 अपॉन प्रेशर 2 atm, और ये आ जाएगा 2.463 लीटर। ये सारे आंसर हैं, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, और ये आंसर है। बस मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि समझ में आया या नहीं आया। सिंपल सवाल था, ऑफ कोर्स आ गया होगा। एंड प्लीज ये सब याद रखो, मोल में मोलर मास पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो
हाँ, क्वेश्चन इजी लगते हैं बेटा। मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम एट एनटीपी आ जाएगा। और किसी भी अदर कंडीशन पे वॉल्यूम निकालना होगा तो V बराबर nRT/P लगा देंगे। 3 में क्या किया, अभिनव दुबे पूछ रहा है, अविरव दुबे, यार मोल निकल गया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। CO2 का मोलर मास है 44, तो 0.2 मोल है, 44 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ गया। प्लीज यार फॉर्मूले याद रखो यार। मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, मास आ जाएगा। मोल में 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम एट एनटीपी आ जाएगा। 5 नंबर, वॉल्यूम निकालना है 2 ATM और 300 केल्विन, तो फॉर्मूला लगा देंगे V बराबर nRT/P। फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ये एनटीपी कंडीशन नहीं है, 2 ATM और 300 केल्विन पे है, तो गैस के लिए फॉर्मूला लगा देंगे V बराबर nRT/P। आर का वैल्यू किस यूनिट में लेंगे ये पूछने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए प्रेशर किस यूनिट में लिए हैं, एटीएम में लिए हैं। वॉल्यूम हम किस यूनिट में निकाल रहे हैं, लीटर में निकाल रहे हैं। तो अगर प्रेशर एटीएम में लिए हैं और वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो आर का वैल्यू लीटर एटीएम में लेंगे। हाँ, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए, find the mass ratio of nitrogen and hydrogen for the maximum product formation as per reaction। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है बेटा, यहां कह रहा है मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल अकर व्हेन reactants are taken in a stoichiometric ratio। maximum product formation will occur when reactants are taken in a stoichiometric ratio। ऐसे तो मैं लाइन लिख दिया, समझ में आ जाना चाहिए। मैं इसको लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर बोल देना नहीं समझ में आया। भाई कह रहा है मैक्सिमम प्रोडक्ट कब बनेगा, तो मेरा कहना है मैक्सिमम प्रोडक्ट तब बनेगा जब सभी रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाए, कोई भी रिएक्टेंट बचा नहीं रहे, सो दैट मास कंजर्व रहता ही है। तो जितना ग्राम हम लेंगे रिएक्टेंट पूरा का पूरा उतना ग्राम प्रोडक्ट बन जाएगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट बनने का फंडा यह है कि कोई भी रिएक्टेंट बचा हुआ नहीं रहना चाहिए ताकि सारा मास प्रोडक्ट बन जाए। कोई भी रिएक्टेंट बचा हुआ तब नहीं रहेगा जब रिएक्टेंट का जो मास होगा या मोल होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होगा। जैसे यहाँ 1 मोल है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 1:3। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 1:3। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 1:3। तो अगर 1:3 मोल के रेशियो में लीजिएगा तो जब 1 मोल नाइट्रोजन का खत्म होता है तो 3 मोल हाइड्रोजन भी खत्म होता है। मींस नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक साथ खत्म हो जाएगा और इस केस में मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। मुझे बताइएगा ये जो रेड से लिखा हूं ये फंडा आपको समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैक्सिमम प्रोडक्ट तब बनेगा जब रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होगा। तो कह रहा है फाइंड द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर द प्रोडक्ट फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन एज पर द रिएक्शन। अब देखते हैं, therefore फाइंड द मास रेशियो। मास रेशियो पूछ रहा है तो नाइट्रोजन बाई हाइड्रोजन ये होगा 1 मोल बाई 3 मोल। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ले लिया 1 मोल बाई 3 मोल। अब मोल से मास में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 into 28 ग्राम डिवाइडेड बाई 3 into 2 ग्राम, 28/6, 14/3। तुम कौन हो, मैं आंसर हूं। ये मास रेशियो होगा।
बस जल्दी से बताइए कि समझ में आया नहीं आया। अट्ठाईस ही है भाई, 14 लिखा हूं तो 28 ही है, 28 ही है। हाँ हाँ हाँ, तो 26 गलती से लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ NO2 एंड H2O फॉर्म इन द रिएक्शन दिस if 34 gram NH3 reacts with 128 gram O2। ये क्वेश्चन है। पहला सवाल तो यही है कि जब भी हम लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं, एक बैलेंस रिएक्शन यूज करते हैं। इसमें आप लकी हैं कि रिएक्शन गिवन है, बट सही में कसम से बोलूं, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन को लिखिए। रिएक्शन को लिखते हैं बेटा, NH3 प्लस O2, NO2 प्लस H2O। सबसे पहले बेटा रिएक्शन को लिखते हैं, फिर देखते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है नहीं है। तुम बैलेंस्ड हो, नाइट्रोजन दोनों तरफ एक है, हाइड्रोजन तीन है, दो है इधर, बैलेंस नहीं। अब बैलेंसिंग तो पढ़ाया नहीं मैंने, यस नहीं पढ़ाया। तो इस स्टेज पे हम लोग ये मानते हैं कि बच्चा कभी ना कभी थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा थोड़ा बैलेंसिंग पढ़ा होता है, और अभी जो बैलेंसिंग करते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं। इसके अलावा दो और मेथड है बैलेंसिंग के, जो रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाते हैं। किस चैप्टर में पढ़ाते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन नाम के चैप्टर में। सो अभी आपको जो भी रिएक्शन मिलेगा उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना होगा। तो इट्स माय सजेशन कि जब भी आप कोई रिएक्शन देखिए, खास करके इस चैप्टर में कोई रिएक्शन आता है, अगर बैलेंस है तो आप कोएफिशिएंट हटा के उसे लिख लीजिए और हिट एंड ट्रायल करके देखिए कि आप बैलेंस कर पाते हैं या नहीं। दो चार पांच रिएक्शन ऐसे कीजिएगा बैलेंस, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो देखो, हाइड्रोजन यहां देखिए मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूं। हाइड्रोजन यहाँ तीन है और हाइड्रोजन यहाँ दो है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दो से मल्टीप्लाई करते रहे ताकि हाइड्रोजन 6 हो जाए, और यहाँ तीन से मल्टीप्लाई करते रहे तो हाइड्रोजन इधर भी 6 हो जाए। अब ऐसा करने से नाइट्रोजन दो हो गया, तो यहाँ भी नाइट्रोजन दो कर देते हैं तो नाइट्रोजन भी दो हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, चार तीन सात हो गया, तो 7/2 कर देते हैं। ये बैलेंस हो गया। मुझे ये बताओ कि हमने कैसे बैलेंस किया, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हिट एंड ट्रायल मेथड है, एकदम रैंडम कि हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ में आया नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए ये बैलेंस हो गया, 7/2 लिखा हुआ है। मेरी इच्छा है कि हम फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट नहीं रखते ही, मेरा मन है 7/2 से भी बनेगा, बट मेरा मन है मैं फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट नहीं लिखता हूं। मजा नहीं आता है फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट लिखने में, तो मैं दो से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। दो से नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, बट मेरा मन, मैं कर सकता हूं। सो रिएक्शन लिख दिया बेटा, रिएक्शन लिख दिया। अब देखिए मोल बिफोर रिएक्शन। रिएक्शन के पहले मोल, अमोनिया है 34 ग्राम, तो 34/17, 2 मोल। ऑक्सीजन है 128 ग्राम, तो 128/32, ये 17 अमोनिया का मोलर मास है और 32 ऑक्सीजन का मोलर मास है। 32 दूनी 64 दूनी 128, 4 मोल। आप मुझे बता दो रिएक्शन को देख के, मोल तो निकाल लिया मैंने, मास दिया हुआ था, मोलर मास से डिवाइड किया, मोल आ गया। आप मुझे बता दो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, किससे प्रोडक्ट को बनाएं?
कौन लिमिटिंग है? आप बताओ कौन लिमिटिंग? अभी भी आंसर NH3O2 दोनों आ रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं सर मुंडवा के घूमू यार। दोनों आंसर आ रहा है, NH3 भी आ रहा है, O2 भी आ रहा है। प्लीज कोई मेरा सर मुंडा के घुमाओ। कैसे पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को? गधे पे बिठा के मुझे घुमाओ यार। दोनों आंसर आ रहा है। एक बच्चा NH3 लिख रहा है, एक O2 लिख रहा है, एक NH3 लिख रहा है, एक O2 लिख रहा है। यार मैं कैसे पढ़ाता हूं? आप मुझे गधे पे घुमाओ तब क्लियर होगा। आप 2/4 निकालो ना, 1/2 और 4/7 निकालो ना। कौन छोटा है, 1/2 या 4/7? हाफ छोटा है। कौन छोटा है? हाफ छोटा है। ये नहीं पता चल रहा है 1/2 और 4/7 में कौन छोटा है, नहीं पता चल रहा है। ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 7/14, 8/14, 7/14 छोटा है। सो NH3 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। NH3 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि NH3 लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखो ये 2 मोल है, मोल्स आफ्टर रिएक्शन। भाई जो लोग गलत आंसर करते हैं अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट है, वो जरूर पढ़ के नहीं आए। सो उनको वार्निंग है, पढ़ के आया कीजिए। मैं सर मुंडा के नहीं घूमूंगा। मोल्स आफ्टर रिएक्शन। ये 0 हो गया। इसका मोल निकालिए, 2 मोल, ये पूरा खर्च हो जाएगा। 4 मोल से 4 मोल बनता है, यहां देखिए 4 मोल से 4 मोल बनता है, तो 2 मोल था ये, 2 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल। 4 से वाटर 6 मोल बनता है, तो 1 से कितना बनेगा? 6/4। 2 से कितना बनेगा? 6/4 इंटू 2, 3 मोल। पूछ क्या रहा है? फाइंड द मास ऑफ NO2 एंड H2O। Therefore मास ऑफ NO2 हो जाएगा, 2 मोल है तो 2 इंटू NO2 का मोलर मास 25 × 10 = 42, 46 ग्राम, 92 ग्राम। मास ऑफ H2O 3 मोल है, 3 इंटू 18 मोलर मास हो गया 54 ग्राम। ये आंसर है। बताइएगा मुझे कि समझ में आया नहीं आया। नितिन जी आप बोल रहे, नितिन कुशवाहा नहीं आया, क्यों नहीं आया? नितिन कुशवाहा बेटा आपने लिख दिया नहीं आया, क्यों नहीं आया? कहां पे दिक्कत हो रही है बताइए। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप मास निकालना था, तो ये देखो ना मोल निकाला मैंने, ये मोल निकाला। ये मोल निकालना समझ में आया कि नहीं? 4 मोल से 4 मोल बनता है, तो 2 मोल से 2 मोल बनेगा, लिमिटिंग जो होगा उससे प्रोडक्ट निकाल लिया। 4 मोल से वाटर 6 मोल बनता है, तो 1 से बनेगा 6/4, 2 से बनेगा 6/4 इंटू 2 मतलब 3 मोल। मोल आ गया तो मास निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करते। दीपक गुप्ता बता दिया सेकंड लास्ट स्टेप। अभी भी एक सेकंड, अभी सिर्फ वो लिखेगा जिसको डाउट है, अभी कुछ नहीं लिखो, और अभी सिर्फ वो लिखेगा जिसको डाउट है, ताकि ये सिंपल सवाल है ना, ये नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा? O2 में बाकी नहीं है अक्षत गुप्ता, 2 मोल था पूरा खत्म हो गया। अच्छा O2 में बाकी कितना है निकाल सकते हो? O2 में बाकी कितना है ये अलग सवाल है, O2 में बाकी कितना है? नितिन कुशवाहा लास्ट स्टेप नहीं आया, मास निकालना नहीं आया, या 2 मोल 3 मोल निकाले हैं वो नहीं आया।
नितिन कुशवाहा, मास निकालना नहीं आया या 2 मोल 3 मोल, 2 को 3। अरे नितिन कुशवाहा यहाँ देखो, लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगाओ ना बेटा नितिन कुशवाहा, लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री निकाल लगा रहे हैं। यहाँ देखो कोएफिशिएंट 4 है, 4 मोल अमोनिया 4 मोल NO2 प्रोड्यूस करता है। अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अमोनिया से प्रोडक्ट बनाएंगे तो सही होगा। तो 2 मोल अमोनिया 2 मोल NO2 बनाएगा, क्योंकि 4 से 4 बनता है, तो 1 से 4/4 बनेगा, 2 से 4/4 इंटू 2 बनेगा। ये क्यों नहीं समझ में आया? अच्छा अब दूसरा बताऊं। दूसरा देखो, 4 से 6 मोल बनता है, 4 मोल अमोनिया से 6 मोल वाटर बनता है, 1 से 6/4 बनेगा, 2 से 6/4 इंटू 2 बनेगा। कुछ बच्चे इसलिए मुझे डिस्टर्ब करते हैं कि सर आगे आगे बताओ, जिसके कारण और लेट होते हैं, वो पेशेंस के साथ बैठे नहीं रहते। किसने कह दिया 2 मोल यूज 4 मोल होती? अच्छा दीक्षित, किसने कह दिया 2 मोल यूज 2 मोल अमोनिया यूज 4 मोल O2? नहीं, 4 मोल अमोनिया यूज 7 मोल O2। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत बेसिक सवाल है, समझ में नहीं आएगा तो इस पेज को तब तक देखते रहना और खाना मत खाना जब तक समझ में ना आए। चलिए इस सवाल को करते। Calculate the percent loss in weight after complete decomposition of sodium bicarbonate by heating। क्या क्या है? कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, तो लॉस इन मास निकालो। तो आप कहेंगे सर मास तो कंजर्व रहता है, लॉस कहाँ हुआ? यस, मास कंजर्व रहता है, बट ऐसा हो सकता है ना कि मास निकल के उड़ जाए। यार आप लोगों को लिखने की जो आदत है ना, एक बच्चा कोई डाउट पूछता है, आप लोगों की लिखने की आदत के कारण उसका डाउट क्लियर नहीं होता। एक बच्चा अमन साहू लिख रहा है, सर प्लीज टेल हम 2 का ही क्यों निकाले। अमन साहू आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा, आप फिर से लिखो क्या लिखना चाहते हो, और प्लीज बाकी कोई बच्चा मत लिखना। अमन साहू आप फिर से लिखो क्या लिखना चाहते हो। 2 का ही क्यों निकाले ये नहीं समझ में आ रहा, 2 का ही क्यों निकाले? 2 क्या है, 2 किसका मोल ले रहे हो? अमन साहू फिर से लिखो, 2 किसका मोल ले रहे हो? फिर से अपना डाउट क्लियर लिखो। यार लास्ट सेकेंड स्टेप, वही तो मैं समझा रहा हूं, लास्ट सेकेंड स्टेप। अमन साउथ तुम और क्लियरली लिखो, लास्ट सेकेंड स्टेप ही मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं आपको। हम 2 से इंटू करें, हाँ 2 से इंटू करें। देखो सबसे पहले ये समझो कि अमोनिया से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट। पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाले। अब अमोनिया को कोएफिशिएंट 4 है, तो यहां देखो, यहां देखो अमोनिया का कोएफिशिएंट 4 है, तो सिंस देखो क्या कर रहे हैं, सिंस 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूसेस 6 मोल वाटर, 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूसेस 6 मोल वाटर, ये कहां से लिख दिया? ये लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री से लिखा। देयरफॉर 1 मोल अमोनिया विल प्रोड्यूस 6/4 मोल वाटर। अब अमोनिया शुरू में कितना था? 2 मोल था, तो शुरू में अमोनिया 2 मोल था, रिएक्शन कितना मोल लेके किए थे? 2 मोल लेके किए थे। तो क्वेश्चन तो पता नहीं रहता, करा 2 कहां से ले लिया? शुरू में अमोनिया 2 मोल ही था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए अमोनिया यहाँ 34 ग्राम है, 34 ग्राम से निकाला 2 मोल, तो 2 मोल से कितना बनेगा? 6/4 इंटू 2, 3 मोल। अमन साहब बताना समझ में आया नहीं आया? हाँ आइए इस सवाल को देखिए। कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन वेट आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग।
रिएक्शन क्या है? अरविंद सैमराव, सही बात है, रिएक्शन रटना होता है। मैं बताता हूं रिएक्शन क्या है। NaHCO3 को जब हीट करते हैं, NaHCO3 को जब हीट करते हैं तो ये Na2CO3 देता है, प्लस H2O देता है, प्लस CO2 देता है। बैलेंस कर दीजिए, यहां 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाए। सो पहले हमने रिएक्शन लिखा, अब देखो इसका मोलर मास निकाल दीजिए। 2 इंटू 84, 168 ग्राम। ये सॉलिड है और कर क्या रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो किसी वेसल में आज से NaHCO3 ले लीजिएगा किसी वेसल में, और नीचे आग लगा दीजिएगा, नीचे हीट कर दीजिएगा, तो इससे हु करके H2O एंड CO2 बाहर निकल जाएगा। हु करके H2O एंड CO2 बाहर निकल जाएगा और Na2CO3 बचा रहेगा पैन में। तो H2O का मोलर मास है 18 ग्राम और CO2 का मोलर मास है 44 ग्राम। तो होगा क्या बेटा? ये H2O उड़ जाएगा वेसल से हु करके, ये CO2 भी उड़ जाएगा हु करके। मीन्स अगर 168 ग्राम हीट कीजिएगा तो 18 ग्राम वाटर का लॉस होगा और 44 ग्राम CO2 का लॉस होगा। ये दोनों उड़ जाएगा। तो लॉस बराबर हो गया 18 प्लस 44, 62 ग्राम। हीट करने पे वाटर उड़ जाएगा, CO2 उड़ जाएगा। परसेंटेज लॉस क्या पूछ रहा है? परसेंटेज लॉस 168 ग्राम में 62 ग्राम का लॉस हो गया, तो परसेंटेज लॉस होगा 62 अपॉन 168 इंटू 100। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कसम से बताना, आया नहीं आया। हाँ, हमारे टेस्ट में रिएक्शन गिवन होगा अभी। मैं मानता हूं इनऑर्गेनिक नहीं पढ़े हो पूरा, तो रिएक्शन अभी नहीं आता होगा, बट बैलेंस आपको करना होगा। भाई, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो 2 मोल से हुआ है ना। बहुत सही सवाल उठा रहा है। फिर अगर 4 मोल से होता तो क्या हो जाता? यहाँ डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 36 हो जाता है। ये अगर 4 मोल से होता तो ये भी डबल हो जाता, ये भी डबल हो जाता। सो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जो लॉस है 2 मोल से ही हुआ है। 1 मोल से भी निकालते तो परसेंटेज लॉस सेम आता, 2 से भी निकालेंगे तो परसेंटेज लॉस सेम आएगा, 4 से भी निकालेंगे तो परसेंटेज लॉस सेम आएगा। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यार, पढ़ाते हुए बीच में कुछ लोग मैसेज जो करते हैं, ऑफलाइन कब शुरू होगा, तो ये कब शुरू होगा, तो वो कब शुरू होगा। उनसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाते हुए बीच में ये सब नहीं पूछिए, और सच पूछिए तो इस तरह के मैसेज का मैं कभी जवाब नहीं देता। क्योंकि ऑफलाइन कब शुरू होगा मैं डिसीजन नहीं ले सकता। तो जब मैं ले ही नहीं सकता तो मैं बताने वाला कौन हूँ? और ये रोज आप पूछते हैं। आपका मैच्योरिटी लेवल इतना लो है, रोज पूछते हैं इस बात को, और आपको पता ही नहीं होता कि मैं ये डिसीजन लेता ही नहीं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इवन आपको स्टडी मटेरियल भेजने जैसा काम भी मेरा नहीं। एक नियम है, उसी को मैं फॉलो करता हूं। और पढ़ाते हुए पूछ देते हैं ऑफलाइन कब शुरू होगा। प्लीज इसको, ये एक्टिविटी नजरअंदाज कीजिए। चलिए, आज बहुत सवाल करने हैं मुझे, मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 ग्राम ऑफ एन अल्केलाइन अर्थ मेटल reacts with 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। इसको बनाओ जल्दी से, बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 6 ग्राम ऑफ एन अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं बेटा ग्रुप 2 को। अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं ग्रुप 2 को। तो मान लेते हैं एम है अल्केलाइन अर्थ मेटल।
M है अल्केलाइन अर्थ मेटल, और ये ग्रुप 2 हुआ तो इसकी वैलेंसी होगी 2। ग्रुप 2 में सभी एलिमेंट की वैलेंसी होती है 2, और रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड बोलते हैं O2 माइनस आयन को बोलते हैं ऑक्साइड। तो ऑक्साइड की भी वैलेंसी हुई 2। तो अब कंपाउंड बनाते हैं, MO लिख दिया, M की वैलेंसी इसके पास और O की वैलेंसी इसके पास, कंपाउंड हो गया MO। कंपाउंड हो गया MO, ये समझ में आया या नहीं आया? कंपाउंड हो गया MO, ये समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड, आ गया। अब देखिए MO कंपाउंड है, तो जब आप इसका मोलर मास निकालते हैं तो ऑक्सीजन 16 ग्राम होना था, तो इसका मास निकाल लीजिए, एटॉमिक मास निकल जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ले लीजिए 16 ग्राम, तो M निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 ग्राम ऑक्सीजन 6 ग्राम मेटल से रिएक्ट करता है, 4 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम मेटल। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन। तो अगर हम 16 ग्राम में निकाल लेंगे तो M का एटॉमिक मास आ जाएगा, क्योंकि 16 ग्राम O का एटॉमिक मास है। Therefore 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 6/4 into 16, 24 gram metal. Therefore, atomic mass of metal is equal to 24. 24 आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। बताना क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ आया नहीं आया? एटॉमिक मास का यूनिट नहीं लिखा हूं, इसका मतलब है कि ये रिलेटिव लिखा हूं। ग्राम लिख दोगे तो मोलर एटॉमिक मास हो जाएगा, वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। AMU लिख दोगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा। हाँ, ग्रुप 2 के एवरी एलिमेंट पे सुबह वैलेंसी 2 ही होती है। ग्रुप 2 के सभी एलिमेंट की वैलेंसी 2 ही होती है, और ग्रुप 1 का सभी एलिमेंट की वैलेंसी 1 ही होती है। अल्कली मेटल देते तो कंपाउंड ये हो जाता, अल्कली मेटल देते तो वैलेंसी 1 होती है, तो कंपाउंड होता है M2O। तो 16 के लिए निकालते हैं, मान लो ये 24 आता तो आंसर 12 होता, आंसर 12 होता। एक बच्चा पूछ रहा है 6 ग्राम का यूज, तो ये किसका यूज किए हैं? ये 6 क्या छक्का है? 6 ग्राम का यूज यहां तो किए हैं, कह रहा 6 ग्राम का यूज किया है, तो ये छक्का का यूज किए हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये 6 ग्राम का क्या यूज है। आगे बढ़ते, आइए यहां देखिए। बेसिक्स कुछ बच्चों का इतना वीक है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या होगा इनका इससे। बट फिर भी मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, छोटा सा, वो सुनिए। 3-4 दिन पहले लगभग 12 बजे रात में मुझे एक व्हाट्सएप आया। तो एक किसी पेरेंट्स का था, बच्चे के पेरेंट्स का था, और उस व्हाट्सएप पे क्या था ना, ज्वाइनिंग लेटर का फोटो था। इंटेल कंपनी में किसी के ज्वाइनिंग लेटर का फोटो था। बट 12 बजे मैं उस समय नींद में था, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस सज्जन का 2 कॉल भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कॉल बैक नहीं किया। अगले दिन फिर सुबह कॉल आया, मैंने पिक नहीं किया। बट मुझे लगा ये 3 बार कॉल कर चुके हैं, और मैं ज्यादा ध्यान से मैं उनका व्हाट्सएप देखा नहीं था, जो इंटेल कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर। फिर मैंने कॉल बैक कर दिया। जब मैंने कॉल बैक कर दिया तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे को आपने भी पढ़ाया था, आज इसको इंटेल में जॉब हो गया। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं उनके बेटे को उनके घर पे जाके पढ़ाया था। वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो मुझे जब भी टाइम मिलता था वो कोटा में ही रहते थे, और उनके बेटे को घर पे जाके पढ़ाया था।
ऐसे मैं करता नहीं हूं ऐसा, बट ठीक है, दोस्ती में मैंने ऐसा किया। तो मैं बताता हूं उनके बेटे का हाल। उसको कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। पूछेंगे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा तो बताएगा 534, ऐसा था वो बच्चा, कुछ भी नहीं आता। बट ठीक है, वो लगा रहता था, लगा रहता था। लगा रहने से क्या होगा, नहीं हुआ उसका आईटी। बट उसके पेरेंट्स भी सोचे नहीं हुआ तो चलो कहीं करा देते हैं एडमिशन, तो उसे किसी बैंगलोर के कॉलेज में डाल दिया, मुझे कॉलेज का नाम नहीं। उसके बाद वो वहां से पास किया, उसके बाद वो गेट निकाला और गेट से एमटेक करने के बाद मणिपाल से एमटेक करने चला गया, और वहां से उसे जॉब लगी इंटेल में, और बहुत बहुत मतलब स्टार्टिंग सैलरी जो है वो बहुत अच्छी है ना, काफी अच्छी सैलरी पे उसकी जॉब लगी है, बहुत शानदार जॉब है इंटेल में। अब आप देखिए फिर भी वो बच्चा आज की डेट में सक्सेसफुल है। सो हर आदमी को लाइफ में एक मौका मिलता है सक्सेसफुल होने का, और इस एज पे, जिस एज पे अभी हैं, कोई अच्छा बच्चा होता है, कोई खराब होता है, बट सच पूछो हमारी नजर में कोई खराब नहीं होता है। बोलने को मैं उसे गधा बोल सकता हूँ, बोलने को मैं उसे बोल सकता हूँ यार कितने बेवकूफ हो, बट हकीकत है हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी होती है जो एक टाइम पे निकल के आता है। सो अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हो अच्छी बात है, अगर आप परफॉर्म नहीं भी अच्छा करते हो, आप लगे रहो, कभी ना कभी अच्छा करोगे। यही स्टोरी है, यही स्टोरी का मूल मंत्र है। आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ P4O10। हाँ, उन्होंने बस यही बताने के लिए मुझे फोन किया था कि आपने इस बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ाया था, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मैं इसकी शादी करने वाला हूं और आप जरूर आइएगा, इतना ही बताने के लिए उन्होंने फोन किया। आगे देखिए। The mass of P4O10 produced is 440 ग्राम ऑफ P4S3। कोई छोटा पॉइंट अगर आपको दिक्कत होता है रिवाइज करने में, या तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं भी जा सकता है, नहीं जाएगा तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। The mass of P4O10 produced is 440 ग्राम of P4S3 is mixed with 384 ग्राम of O2। आइए पहले तो हम क्या करें, रिएक्शन को लिखें और चेक करें कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो P4S3 प्लस O2, P4O10 प्लस O2, क्लियर है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। फास्फोरस तो ठीक है, बैलेंस है। सल्फर इधर 3 है तो यहां 3 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन इधर हो गया 6 एंड 10, 16, तो यहां 8 लिख देते हैं। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, अब ये रिएक्शन बैलेंस है। मैं पानी ले लूं 1 मिनट में। अब क्या कीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास निकालेंगे तो P4S3 का मोलर, फास्फोरस होता है 31, 31 इंटू 4, 4 124। सल्फर होता है 32, 32 इंटू 3 96, 220। इसका मोलर मास आया 220। इसको निकालिए 8 इंटू 32। अब आप देखिए मोल्स बिफोर रिएक्शन। P4S3 कितना है, 440 ग्राम है, डिवाइडेड बाई 220, 2 मोल हो गया। और O2 कितना है, 384 ग्राम है, डिवाइडेड बाई 32, ये साइड 12 आएगा। 320 और 64, 384, 12 आएगा। अब देखो बेटा, हमें मोल्स आ गया, लिमिटिंग आइडेंटिफाई कीजिए कि लिमिटिंग कौन है। तो 2/1 और 12/8, ये 1.5 आ रहा है,
इसका मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग है, ये LR है। सो प्रोडक्ट को हम ऑक्सीजन से बनाएंगे। मास ऑफ P4O10, P4O10 का मोलर मास निकालिए, 4 4 के 12 124 और 16 160, 4 4 6 तो 8 284 आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, 8 मोल ऑक्सीजन, 8 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 1 मोल P4O10, so 1 mole oxygen will produce 1 by 8 mole P4O10. 12 mole oxygen will produce 1 by 8 into 12. 1 by 8 into 12 बराबर 1.5 mole P4O10. Therefore P4O10 बराबर हो जाएगा 1.5 mole. This is equal to 1.5 into 284. $426 ग्राम, यह आंसर होगा। देखिए, समझिए और बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। यहां लिख दो मोल्स आफ्टर रिएक्शन। बताया समझ में आया नहीं आया? सिंपल सवाल है, प्लीज आप ये दोनों सवाल अभी जो बताया घर पे एक बार हर एक का स्टेप समझ आया। वेरी गुड भाई। P4S3 कितना लेफ्ट होगा ये निकाला जा सकता है, आप निकालो ना घर से, हमसे क्यों पूछ रहे, निकालो ना खुद से, कितना लेफ्ट होगा निकाला जा सकता है। आधा मोल लेफ्ट होगा, निकाल लिया मैंने, हाफ मोल लेफ्ट होगा। आइए इस सवाल को कीजिए। इस सवाल को कीजिए, ये आईटी में पूछा हुआ सवाल है, ये आईटी का क्वेश्चन है, आईटी में पूछा हुआ सवाल है। सेम रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट मिनिमम मास ऑफ P4S3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ ईच प्रोडक्ट। मास ही पूछ रहा है, मास ही दिया हुआ है। आप देखो जो भी सवाल है हम मोल से बना रहे थे अभी, आप मास से भी बना सकते हो, हर सवाल को मोल से भी बना सकते हो, हम मोल निकाल के बना रहे थे। आप हर सवाल को मास से डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो इसको मास से बनाता हूं। सबसे पहले रिएक्शन लिख लीजिए, P4S3 प्लस 8O2 P4O10 प्लस 3O2। मोलर मास निकाल लीजिए। P4S3 का आया था 220, P4O10 का आया था 284, 3O2 SO2 का होगा 32 दूनी 64, 3 इंटू 64। अब देखिए, अब आप देखिए, अब आप देखो, कह रहा है मिनिमम मास ऑफ P4S3, इसका मास मिनिमम निकालना है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, देखिए ध्यान दीजिए यहां पे लैंग्वेज पे, एटलीस्ट 1 ग्राम ईच प्रोडक्ट, दोनों कम से कम एक होना चाहिए, दोनों कम से कम एक होना चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए निकाल लीजिए, 1 ग्राम इसके लिए निकाल लीजिए। तो देखिए 284 ग्राम बनता है 220 से, तो 1 ग्राम बनेगा 220 बाई 284 ग्राम से। इसके लिए निकालिए 1 ग्राम,
3 इंटू 64 ग्राम बनता है 220 ग्राम से, तो 1 ग्राम बनेगा 220/3 इंटू 64 ग्राम। दोनों को निकाल लेते हैं कितना आया, एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। टू 220 डिवाइडेड बाई 284, यहां आ रहा है 0.7746 ग्राम, और यहां आ रहा है 220 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 64, यहां आ रहा है 1.1458 ग्राम। पहले तो ये जो दो डाटा आ रहा है, दो डेटा जो आ रहा है, ये जो निकाले ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताना। इस बार मैं मोल से नहीं निकाला हूं, मास से निकाला हूं। मोल से भी निकालेंगे तो बनेगा। क्षितिजा तानाजी, भाई एक ही काम मैं पिछले 10 क्वेश्चन से करते आ रहा हूं, अभी तक तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ये बड़ा दिक्कत वाली बात। लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगा रहा हूं। लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहता है, लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहता है कि 284 ग्राम ये तब बनेगा जब 220 ग्राम ये खर्च होगा। तो 1 ग्राम कब बनेगा, 220 डिवाइडेड बाई 284 ग्राम, यहां लगा लिया। फिर यहां देखो 3 इंटू 64 ग्राम ये तब बनेगा जब ये 220 ग्राम खर्च होगा। तो 1 ग्राम ये तब बनेगा जब ये 220/363 इंटू 64 ग्राम खर्च होगा। तो ये आंसर हो गया। अब सवाल उठता है बेटा, ये दोनों दो डाटा आया, 1 ग्राम ये बनाने के लिए इतना चाहिए और 1 ग्राम ये बनाने के लिए इतना चाहिए, तो आंसर फर्स्ट वन होगा या सेकेंड वन होगा? तो जो ज्यादा आएगा वो आंसर होगा। अरविंद श्यामराव गलती कर दिए तुम, जो ज्यादा आएगा वो आंसर होगा। क्यों? मिनिमम मास पूछा है, बट दोनों एटलीस्ट 1 ग्राम बनाना चाहिए। तो छोटा वाला आंसर लोगे तो SO2 1 ग्राम से कम बनेगा। अब बड़ा वाला आंसर लोगे तो SO2 1 ग्राम बनेगा और P4O10 1 ग्राम से ज्यादा बनेगा। तो कोई बात नहीं, 1 ग्राम से ज्यादा बन सकता है, बट एटलीस्ट दोनों 1-1 ग्राम होना चाहिए, दोनों 1-1 ग्राम होना चाहिए। तो आंसर जो होगा वो आंसर होगा P4S3 इज इक्वल टू 1.1458 ग्राम। छोटा वाला आंसर लीजिएगा तो उसमें लफड़ा क्या होगा, SO3 1 ग्राम से कम बन जाएगा, इसलिए बड़ा वाला आंसर करेंगे। शायद अरविंद श्यामराव तुमको समझ में आ गया हो, बताना समझ में आया नहीं आया। आगे चलते हैं। हमने मोल से देखिए जो लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री पढ़ाया था। हाँ अंकित कुमार यादव बोल रहा है, फिर से समझा दो, फिर से कहां पे दिक्कत हो रही है? दोनों का मास निकालने में ही दिक्कत हो रही है या आंसर बड़ा वाला होगा ये दिक्कत हो रही है? अंकित यादव, आंसर बड़ा वाला होगा ये दिक्कत हो रही है? हाँ 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 हाँ, देखो ना क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो। एटलीस्ट 1 ग्राम दोनों बनना चाहिए, 1-1 ग्राम, मतलब ये भी 1 ग्राम कम से कम बनना चाहिए, ये भी 1 ग्राम कम से कम बनना चाहिए। अंकित यादव ध्यान से सुनो, दोनों 1-1 ग्राम कम से कम बनना चाहिए। कम से कम बनने का मतलब है 1 से ज्यादा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हम एक लेंगे, पहला वाला आंसर लेंगे, तो P4O10 1 ग्राम बनेगा और SO2 1 ग्राम से कम बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम बनने के लिए 1.14 ग्राम चाहिए, तो 0.77 से तो 1 ग्राम से कम ही बनेगा ना। तो पहला वाला आंसर लेंगे तो P4O10 1 ग्राम बनेगा और SO2 1 ग्राम से कम बनेगा। दूसरा वाला आंसर लेंगे तो SO2 1 ग्राम बनेगा और P4O10 1 ग्राम से ज्यादा बनेगा। अगर आप आंसर लोगे 0.7746 ग्राम, तो P4O10 बनेगा 1 ग्राम और SO2 बनेगा लेस देन 1 ग्राम। अगर आप आंसर लोगे 1.1458 ग्राम, तो ये बनेगा ग्रेटर देन 1 ग्राम और ये बनेगा इक्वल टू 1 ग्राम।
तो कह रहा है दोनों कम से कम 1 ग्राम होना चाहिए, दोनों कम से कम 1 ग्राम होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये आंसर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में SO2 1 ग्राम है और P4O10 1 ग्राम से ज्यादा है। और इस केस में आंसर नहीं होगा, क्योंकि SO2 1 ग्राम से कम हो रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है दोनों कम से कम 1 ग्राम होना चाहिए, मतलब 1 ग्राम से ज्यादा हो सकता है। यादव जी समझ में आया नहीं आया? अंकित कुमार यादव। नहीं, अंकित कुमार यादव, ये तुम क्या लिखे नहीं आ रहा है मेरे पास। यस नो लिखो ना प्लीज अच्छे से। यस, वेरी गुड। आगे देखिए, अब फिर से सुनिए। हमने 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 मोल में लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री यूज कर लिया, हमने मास में लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री यूज कर लिया, अब वॉल्यूम में यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिएगा, 1 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2। मेरे पास CO है और मेरे पास CO2 है, और ये 1 लीटर है। Is passed through a long tube containing red hot charcoal. The final volume of the gas becomes 1.4 liter. Calculate percentage of CO2 by volume in the CO2 का by volume पूछ रहा है ओरिजिनल मिक्सचर में, तो इसको x लीटर मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x लीटर। अब इस मिक्सचर को पास कराते हैं रेड हॉट एक ट्यूब से, एक लॉन्ग ट्यूब से, जिसमें रेड हॉट चारकोल है। तो एक लॉन्ग ट्यूब है बेटा, इसके अंदर है रेड हॉट चारकोल, यहां से गया CO प्लस CO2। तो जब रेड हॉट चारकोल से पास कराइएगा तो CO2 क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा CO। क्या होता है, CO2 रेड हॉट चारकोल से रिएक्ट करेगा, रेड हॉट चारकोल कार्बन से रिएक्ट करेगा और CO गैस बना लेगा, ये रिएक्शन होता है। अब देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम मोल की जगह हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले वॉल्यूम CO2 कितना था, 1 माइनस x लीटर। ये एक्सेस में था क्योंकि लॉन्ग ट्यूब दिया हुआ है, लॉन्ग ट्यूब है मींस बहुत ज्यादा है, और CO दिया हुआ है x लीटर। वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन, ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा 0, इसके वॉल्यूम से मुझे मतलब नहीं। देखिएगा, यहां देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, 1 लीटर CO2 से 2 लीटर CO बनता है, तो 1 माइनस एक्स से 2 इंटू 1 माइनस एक्स लीटर बनेगा। ये समझ में आया, 2 इंटू 1 माइनस एक्स लीटर बनेगा। 1 से 2 बनता है तो 1 माइनस एक्स से 2 इंटू 1 माइनस एक्स बनेगा, और पहले से कितना था एक्स। और टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 1.4 लीटर। तो ये टोटल यही बचेगा, 1.4 हो जाएगा, और 2 माइनस 2x प्लस x बराबर 1.4 और 0.6 बराबर x। देयरफॉर CO2 पूछ रहा है ना, CO2 बराबर x लीटर बराबर 0.6 लीटर, और 1 ही लीटर था शुरू में, तो ये हो जाएगा परसेंटेज बाई वॉल्यूम पूछ रहा होगा, परसेंटेज ऑफ CO2 बाई वॉल्यूम बराबर 60%। 1 ही लीटर था इसलिए इस फ्रैक्शन को ही परसेंटेज कर दिया 60%। बताइएगा, चारकोल कार्बन है, चारकोल कार्बन, कार्बन को ही, लकड़ी के कोयला को चारकोल बोलते हैं। बताइएगा समझ में आएगा कि नहीं आया या नहीं है? यस, सुनो ना, मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो इस क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं, इस दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये पढ़ाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। ये मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप करना, नहीं तो हम अगली क्लास में इसको करेंगे। ये 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये वाला सेक्शन एग्जाम में पूछ रहा है परसेंटेज प्यूरिटी एंड परसेंटेज यील्ड, और आज लास्ट क्लास है,
इसलिए मैं पहले ये पढ़ाता रहा हूं। आज अगर टाइम बचेगा तो उस क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज एल्ड। मैंने क्या बोला अभी, ऊपर एक क्वेश्चन लिया हुआ हूं जिसमें टाइम लगेगा बनाने में, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको अभी आप होमवर्क मान लो। लेकिन अगर आज मुझे टाइम बचेगा तो उस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, आज ही कराऊंगा, नहीं तो अगली क्लास में कराऊंगा। पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था उसका आंसर दे दिया था, उससे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इस सवाल पे आ रहा हूं, ये इसलिए पहले आ गया क्योंकि परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी पे एग्जाम में सवाल है, तो मैं पहले आ गया। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। मोल कॉन्सेप्ट खत्म होने में अभी 7-8 क्लास लगेगा बेटा। क्यों ये सब बात पूछते हो? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे होते हैं, टर्राइड कब खत्म होगा? मतलब बीच में ही बोर हो जाते हो। इसका ये खत्म होने का मतलब है कि तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब तुमको तुम्हारी हालत खराब है। ध्यान दो ना जो पढ़ा रहे हैं उस पे। और मैं हमेशा बोलता हूं टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखोगे रिप्लाई नहीं करूंगा, फिर भी पूछते हो। यहां देखिए, a sample of CaCO3 is 80% pure. सैंपल ऑफ CaCO3 is 80% प्योर। तो पहला क्या है ना कि जब भी हम कोई सवाल को बनाएंगे, कोई रिएक्शन जो होगा वो सिर्फ प्योर सब्सटेंस से होगा, इम्प्योरिटी से कुछ नहीं होगा, तो हम प्योर निकालेंगे, प्योर निकालेंगे। तो क्वेश्चन है, a sample of CaCO3 is 80% pure. 25 gram this sample is treated with excess of HCl. How much volume of CO2 will be liberated at 1 atm and 273 Kelvin? ये जो 1 atm and 273 Kelvin है, ये है NTP। सॉल्यूशन दो। सबसे पहले तो आप प्योर निकाल लो, तो प्योर CaCO3 होगा 25 ग्राम है, 25 ग्राम है, 80% प्योर है, तो 25 इंटू 0.8, 20 ग्राम। 20 ग्राम होगा, ये बराबर हो जाएगा 20/100 मोल। मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ये बराबर हो जाएगा 0.2 मोल। सो CaCO3 आ गया 0.2 मोल। अब रिएक्शन लिख लीजिए, CaCO3 प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये 0.2 मोल है। क्वेश्चन में HCl के बाद एक्सेस ऑफ HCl लिखा हुआ है, तो ये एक्सेस है, ये 0.2 मोल है, तो ये कितना बनेगा देखिएगा, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 0.2 से 0.2 मोल ही बनेगा। देयरफॉर CO2 हो जाएगा 0.2 मोल। वॉल्यूम पूछ रहा है, 0.2 इंटू 22.4 लीटर, 4.48 लीटर, ये आंसर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस प्योर निकाला और सवाल को बता दिया। यस, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 80% प्योर NaFCO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 53 ग्राम Na2CO3? प्योर कैसे निकाला? नितेश कुशवाहा क्या हो यार, 80% प्योर है तो इससे प्योर निकालने नहीं आएगा बेटा। बहुत यार, 80% प्योर है, हम नहीं जानते प्योर कैसे निकाला, तुम ही बताओ हम कैसे निकाले। 25 ग्राम है। एक चीज बताओ नितेश कुशवाहा, तुम्हारे पास 2 लीटर दूध है और लिखा हुआ है 50% प्योर है, तो कितना लीटर दूध प्योर है? तुम्हारे यहाँ मिल्क आता है जो 50% प्योर होता है, 2 लीटर मिल्क आया है, तो उसमें प्योर दूध कितना होगा नितेश कुशवाहा? अरे 80% का कितना आएगा? 0.8 आएगा ना यार, 0.8 क्या है, हमसे तो हद हो गया। प्रियांशु 0.8, 80% प्योर है, तो 80/100 कितना आएगा? 0.8 ही आएगा ना। नितेश कुशवाहा 1 लीटर कैसे निकाला है? वैसे ही प्योर निकाला हूं। 2 लीटर में 1 लीटर प्योर मिल्क है, कैसे निकाला? वैसे ही 25 ग्राम है और 80% प्योर है, तो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा 25 इंटू 0.8,
80/100 है ये 20 ग्राम। नितेश कुशवाहा बताना, अब समझ में आया? हाँ हाँ, अब आया समझ। आगे बढ़ो। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ 80% प्योर NaCO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 53 ग्राम। देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ 80% प्योर NaCO3। तो लेट x ग्राम मांग, x ग्राम 80% प्योर NaHCO मान लिया। तो प्योर NaHCO3 कितना होगा बताना, प्योर NaHCO3 कितना होगा बताना। x ग्राम है 80% प्योर, तो प्योर NaHCO3 कितना होगा, x इंटू 0.8 ग्राम। हाँ, x इंटू 0.8 ग्राम। नितेश कुशवाहा बताना, x इंटू 0.8 समझ में आया बेटा, नहीं आया? समझ में आया बेटा, नहीं आया? यस, वेरी गुड। अब देखो रिएक्शन लिखते हैं। ये रिएक्शन मास है ये x इंटू 0.8 ग्राम, और ये जो मास है 2 इंटू 84, और ये निकालोगे 106 ग्राम। लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगाइए। लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहता है 2 इंटू 84 ग्राम NaSCO3 से 106 ग्राम Na2CO3 बनेगा। देखो मैं लिख देता हूं, लिख के बनाता हूं। 2 इंटू 84 ग्राम NaHCO3 produces 106 ग्राम Na2CO3. Therefore, 1 gram NaSCO3 produces 106 by 2 into 84. लाइफ में मैं ऐसे नहीं बनाया हूं सवाल। Therefore, x into 0.8 gram NaSCO3 produces 106 by 2 into 84 into x into 0.8 ग्राम। इतना ग्राम Na2CO3 प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है Na2CO3 प्रोड्यूस हुआ है 53 ग्राम। Therefore, 106 into x into 0.8 by 2 into 84 is equal to 53. Na2CO3 प्रोड्यूस हुआ है 53 ग्राम। This implies x बराबर 53 into 2 into 84 by 106 into 0.8. This 840 by 8, 105 ग्राम। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। बताना समझ में आया कि नहीं आया? सौम्या रंजन क्यों नहीं समझ में आ रहा है यार? 0.8 से x ग्राम 80% प्योर है, यहीं पे दिक्कत हो रहा है। x ग्राम में 80% प्योर है, तो प्योर निकालेंगे। यहां देखो, यहां देखो, अभी मैंने सवाल पूछा था, अभी मैंने सवाल पूछा था, प्लीज यहां देखो यार, एकदम 656 वाला सवाल पूछते हैं। मैंने पूछा था 2 लीटर मिल्क है, 50% प्योर है। मैंने पूछा था प्योर मिल्क कितना होगा। क्या किया आपने? 2 इंटू 0.5 बताया 1 लीटर। अब मैं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं, अब मैं फिर से कह रहा हूं, मान लो 20 केजी शुगर है, 80% प्योर है। क्या मतलब है इसका? 80% प्योर का मतलब है 100 केजी शुगर में 80 केजी प्योर है, यही ना मतलब है?
तो 20 kg में कितना होगा? 80/100 इंटू 20 बराबर 20 इंटू 0.8 बराबर 16 kg। यही तो कर रहा हूं, देखो ना 0.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 0.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर मैंने अभी क्वेश्चन में दिया कि NaHCO3 है और कितना है, x ग्राम है, 80% प्योर है, इसका मतलब है 100 ग्राम NaHCO3 में 80 ग्राम प्योर NaHCO3 है। आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं 5, 6, 7 में। 1 ग्राम NaHCO3 में 80/100 ग्राम प्योर NaHCO3 है। x ग्राम NaHCO3 में 80/100 इंटू x ग्राम प्योर NaHCO3 है। इसे लिखेंगे 0.8 इंटू x। मुझे बताइएगा सौम्या कि समझ में आया 0.8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ, परसेंटेज 4th क्लास में था तो इसका मतलब ये थोड़े था कि 4th क्लास में परसेंटेज था तो 11th क्लास में भूल जाएंगे। इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी है वो क्यों रिएक्ट करेगा मेरे भाई? रिएक्शन प्योर से होगा या इम्प्योर भी, कोई भी, तब तो कोई भी चीज आप रिएक्ट करा दोगे। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मुझे बताना ये सवाल समझ में आया नहीं आया, सिर्फ ये बताना ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। इनफैक्ट जब आप बार बार पूछते हो ना तो मैं इस फॉर्मेट में आ ही जाता हूँ, बट मेरा इस तरह से पढ़ाने का मन नहीं है। ये जो मैं अभी लिखा हूँ, मेरा इस तरह से पढ़ाने का मन नहीं है। इस तरह से पढ़ाऊंगा तो आपको सही लेवल तक कभी ले ही नहीं जा पाऊंगा। बोर्ड वाला वे भी नहीं है। इस तरह से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सही लेवल तक ले ही नहीं जा पाऊंगा। इतने सवाल में एक सवाल मैं अभी तक लिया हूं, वो भी मैं बताया नहीं हूं आईआईटी के लेवल के लायक। वो सवाल ऊपर वाला कॉम्प्रहेंशन है जो मैं अभी छोड़ दिया हूं। यही एक सवाल है जो आईआईटी के लेवल के लायक, इसको मैं छोड़ दिया हूं। और आप ऐसे पढ़ाने बोलोगे तो कभी भी सही लेवल तक नहीं पढ़ा पाऊंगे। सो प्लीज आप अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बनाइए, थोड़ा जल्दी सीखिए। परसेंटेज प्योरिटी तो समझ में आ गया बेटा कि परसेंटेज प्योरिटी क्या है। अब एक दूसरा टर्म भी यहां था, इल्ड। दूसरा टर्म है इल्ड। इल्ड का क्या मतलब होता है? तो इल्ड की हिंदी होती है प्राप्ति। इल्ड की हिंदी होती है प्राप्ति। पता नहीं हिंदी में सही लिखा हूं या नहीं लिखा हूं, मुझे नहीं पता। प्राप्ति होती है मिला क्या। इल्ड क्या हुआ, मतलब मिला क्या। अब इल्ड कितना है, मतलब तुमको मिला क्या फाइनली। तो इल्ड की मतलब होता है, इल्ड का मतलब होता है प्राप्ति, मिला क्या। किसी केमिकल रिएक्शन में इल्ड का मतलब है, मान लो 50% इल्ड है, मींस रिएक्शन इज 50% completed. If yield of a reaction is 80%, it means reaction is 80% complete. If yield of a reaction is 80%, it means reaction is 80% complete. देखिए मैं yield का समझाता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो मैं बीज बेचा किसी किसान को, मैंने कहा ये 1 kg बीज है, इसे आप 1 कट्ठे में बुनोगे तो 4 क्विंटल प्रोडक्ट होगा। जब किसान ने उस 1 kg को बुना, प्रोडक्ट निकाला, फसल को, क्रॉप को से, फसल से प्रोडक्ट निकाला, तो वो 4 क्विंटल नहीं आया, 3 क्विंटल आया। तो किसान को लगा वो गलत बोला था। तो इसका मतलब हुआ कि यील्ड 75% हुआ। हमने 4 बोला था, आया 3 क्विंटल, तो इसका मतलब हुआ यील्ड आया 75%, 3/4 इंटू 100। सो यील्ड का मतलब प्राप्ति, यील्ड का मतलब फॉर्म, कितना बना, कितना फॉर्म हुआ। अब इस सवाल को करते हैं।
पाटीदार, वैभव पाटीदार लिखा है, स्कैम कर दिया। ये इसमें पाटीदार लोग ही माहिर होते हैं यार। वैभव पाटीदार तू भी माहिर हो, मैं नहीं। एनीवे, आगे बढ़ते। 180 ग्राम मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज टेकन इन अ स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। मेरे पास ऑक्सीजन है और मेरे पास हाइड्रोजन है। ये 180 ग्राम है, 180 ग्राम है, टेकन इन अ स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। मान लेते हैं कि ये x ग्राम है, तो ये होगा 180 माइनस x ग्राम। अब देखिए, हाइड्रोजन है x ग्राम, x/2 मोल। ऑक्सीजन है 180 माइनस x ग्राम, 180 माइनस x/32 मोल। हमने मास से मोल निकाल लिया। हमने मास से मोल निकाल लिया। 180 ग्राम मिक्सचर ऑफ O2 एंड H2 दिया हुआ था, टेकन इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो टू प्रोड्यूस वाटर। H2 और O2 से वाटर बना रहा है। फाइंड मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इफ यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 60%। पहले तो रिएक्शन लिखिए, H2 प्लस O2 से H2O, बैलेंस कीजिए इसको। 2H2 प्लस O2 से 2H2O, बैलेंस हो गया। इल्ड, आप, मैं सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट को कि इल्ड के रिएक्शन में आप यहाँ पे इल्ड लिख दिया करो, यहाँ पे इल्ड लिख दिया करो। 60% है ना? हाँ 60% है, इल्ड लिख दिया करो 60%। सो इल्ड लिख दिया बेटा 60%। अब देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां देखो, यहां देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 2:1। इसका मतलब है कि थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, x/2। इसका मतलब है, यहां देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहीं पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2/1। ये है ना स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ये है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 2:1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया 2:1। इससे x निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का मोल है x/2 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोल है 180 माइनस x/32 बराबर 2/1। This implies x/2 into 32 by 180 minus x बराबर 2। This implies x upon 180 minus x बराबर 1/8। This implies 8x बराबर 180 minus x और 9x is equal to 180। This implies x बराबर 20। Therefore H2 बराबर x/2 मोल बराबर 20/2 मोल बराबर 10 मोल। O2 बराबर 180 माइनस x/32, 180 माइनस x/32 मोल बराबर 180 माइनस 20/32 मोल बराबर 5 मोल, 160 5 मोल। पहले तो मुझे ये बताओ कि मैंने H2 और O2 का मोल निकाला, ये समझ में आपको आया या नहीं आया? पहले सिर्फ ये बताओ कि मैंने H2 और O2 का मोल निकाला है, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में दिया हुआ था, आ गया। अब फिर से रिएक्शन लिखिए, 2H2 प्लस O2 से 2H2
moles before reaction. हाइड्रोजन है 10, ऑक्सीजन है 5, दोनों पूरा रिएक्ट कर जाएगा। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रहेगा तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा। मोल्स आफ्टर रिएक्शन 0 0, और ये कितना होगा, बट ध्यान दीजिए यील्ड दिया हुआ है, यील्ड है 60%। तो 2 से 2 मोल बनता है, तो 10 से कितना बनेगा, 2/2 इंटू 10। किसी से भी बनाओगे सेम आंसर आएगा, 5 से भी बना सकते हो सेम आंसर आएगा, बराबर 10 मोल। ये 10 मोल तब बनता जब यील्ड 100% होता, बट क्वेश्चन में इफ यील्ड 100% होता तब ये 10 मोल बनता। दिस इंप्लाइज H2O बराबर हो जाएगा 10 इंटू 0.6 मोल इफ यील्ड बराबर 60%। देखिए, या तो आप यहीं पे 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो या बात नहीं करो, चूंकि यील्ड 60% है तो प्रोडक्ट साइड हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना बनना चाहिए उसका 60% बनता है। तो 10 मोल बनना चाहिए बट उसका 60% बनता है, इससे 6 मोल बनेगा, बराबर 6 मोल, बराबर 6 इंटू 18 ग्राम 108 ग्राम। दोनों एलआर है, ये भी एलआर है, ये भी एलआर है। जब भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में होगा ना, दोनों एलआर होगा, दोनों से सेम है, किसी से भी बनाइए सेम आंसर आएगा। जब भी स्टोइकोमेट्रिक, अरविंद सैमराव, अच्छा अरविंद सैमराव आप अलग चीज पूछ रहे हो कि यील्ड ऐसा क्यों होता है, तो हो सकता है जब हम रिएक्शन कराएं तो कुछ उड़ जाए, है ना, गैस है, कहीं से लीकेज हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए, इसके कारण यील्ड ऐसा होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए हमारे पास टाइम है, तो अब मैं उस कंप्रहेंशन पे आ जाता हूं, और मेरे हिसाब से जहां तक एग्जाम में आएगा मैंने पढ़ा दिया मोल सूत्र, यहां तक आएगा। अब मैं एक पहला क्वेश्चन में कह रहा हूं, अभी तक मैं सिंपल और लॉलीपॉप क्वेश्चन ले रहा था, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, जो एक सही IIT जेई के लेवल का क्वेश्चन है, यहां ट्राई कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो उस लेवल का क्वेश्चन है, IIT एडवांस लेवल का। अभी तक, हाँ अभी तक लॉलीपॉप चल रहा था, अभी तक ट्रेलर भी नहीं था, ये ट्रेलर तो ये है जो ये क्वेश्चन है, ट्रेलर तो ये है। अभी तक तो बस अफवाहें चल रही थी कि ऐसा होता है ऐसा होता है। पहला क्वेश्चन है जो IIT जेई एडवांस के लेवल का है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, कह रहा एयर इज ए मिक्सचर ऑफ 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन होगा, यहाँ 20% ऑक्सीजन बाई मोल। 1 mole of a mixture of air and CH4 is taken and subjected to combustion of CH4। मेरे पास CH4 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तीनों मिलाकर 1 मोल है। It is also given that 1 mole of CH4 on complete combustion gives 220 kilojoule of heat।
CH4 का जब कंबसन करते हैं तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O, और डेल्टा H एनर्जी जो रिलीज होगा कितना है, -220 किलो। माइनस इसलिए लगाया, माइनस साइन बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रहा है, -220 किलो जूल पर मोल। साफ लिखा है ना, 1 मोल ऑफ दिस कंप्लीट कंबशन गिव्स, मतलब बाहर निकल रही है एनर्जी। जब बाहर निकलेगी तो माइनस लगाएंगे, और जब लेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तो प्लस लगाएंगे, 220 किलो जूल ऑफ हीट। What should be the mole of each component, oxygen, nitrogen and CO4, so as to release maximum heat? क्या लिखा है, so as to release maximum heat? To release maximum heat, to release maximum heat, CH4 and O2 must be in the stoichiometric ratio. What should be the mole of each component, oxygen, nitrogen and CH4, so as to release maximum heat? तो देखिए, to release maximum heat, CH4 and O2 must be in the stoichiometric रेशियो। ये कॉन्सेप्ट हुआ, पहले इसको रटिए, ये कॉन्सेप्ट हुआ, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होना चाहिए। इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, CH4 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 2 4, यहां 2 लगा दीजिए, फिर से रिएक्शन लिखते हैं, CH4 प्लस 2O2, CO2 प्लस 2H2। मान लेते हैं कि CH4 है X मोल, मान लिया, एज्यूम, मान लिया कि CH4 है X मोल, तो ऑक्सीजन यूज होगा 2X मोल। देयरफॉर नाइट्रोजन क्या होगा, देखिएगा देखिएगा, परसेंटेज बाई मोल दिया हुआ है, और ऑक्सीजन जितना मोल है उसका 4 गुना, 20 का 4 गुना 80, ऑक्सीजन जितना मोल है उसका 4 गुना नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन होगा 4 इंटू 2x बराबर 8x मोल। नाइट्रोजन कैसे लिखा ये समझ में आया नहीं है, नाइट्रोजन कैसे लिखा ये समझ में आया नहीं है। अब देखिए, x CH4 है, 2x ऑक्सीजन है और 8x नाइट्रोजन है, तीनों मिलाकर मिक्सचर 1 मोल है, और 11x बराबर 1 और x बराबर 1/11, x 1/11 आ गया, देयरफॉर CH4 हो जाएगा 1/11 मोल, O2 हो जाएगा 2x बराबर 2/11 मोल, N2 हो जाएगा 8x बराबर 8/11 मोल। ये आंसर है। तो आंसर क्या है, O2 है 2/11, O2 है 2/11, N2 है 8/11 और CH4 है 1/11, तो आंसर होगा ए। नहीं समझे तो एक बार देखना है, कई बार तो क्वेश्चन ही आपको पढ़ना पड़ता है कई बार। नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि मैं कंप्रेंशन पहले कंप्लीट करूं, उसके बाद देखूंगा कि कितना टाइम है रिपीट करने के लिए, पहले कंप्रेंशन को कंप्लीट करूं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम हीट रिलीज, दूसरा पार्ट है, तो आंसर होगा मैक्सिमम हीट रिलीज्ड। देखिए, हीट रिलीज कितना होता है,
हीट रिलीज्ड है 220 किलो जूल पर मोल। यहां माइनस लिखा हुआ है मतलब हीट रिलीज हुआ है, यहां हीट रिलीज लिख दिया इसलिए माइनस नहीं लिख रहा हूं। आप लिख सकते हो, माइनस नहीं लिख सकते, उससे फर्क नहीं पड़ना है। दिमाग में ये रखो हीट रिलीज है, हीट रिलीज है 220 किलो जूल। तो 1 मोल CH4 220 किलो जूल हीट रिलीज कर रहा है, तो CH4 है x मोल, 220 इंटू x किलो जूल। 220 इंटू x कितना है, x है 1/11, 220 इंटू 1/11 किलो जूल बराबर 20 किलो जूल। तुम कौन हो? 1 मोल 220 किलो जूल हीट रिलीज करता है, यहां से बनाया मैंने, यहां देखो 1 मोल CH4 तो 220 किलो जूल हीट रिलीज करता है, तो x मोल रिलीज करेगा 220 इंटू एक्स। लिख देता हूं यहां पे, सिंस 1 मोल CH4 releases 220 kilojoule heat. Therefore, x mole CH4 releases 220 into x kilojoule heat. So 220 into x कर दिया यहाँ पे, ये 20 किलोजूल आ गया, so B आंसर है। अब एक बार सवाल को देखिए, मेरा तो पहले रिक्वेस्ट है सवाल को एक बार पढ़िए। अभिषेक कुमार आप लिखे हीट के लिए CH4 क्यों? आप ऑक्सीजन भी लोगे तो सेम आंसर आएगा, तो ये सवाल ही नहीं है CH4 क्यों, आप ऑक्सीजन भी लोगे तो सेम आंसर आएगा। दोनों लिमिटिंग है, लिमिटिंग में कोई भी ले सकते हैं। N2 वाला स्टेप प्लीज रिपीट। हाँ दीपक, आपका सही डाउट है कि N2 वाला स्टेप रिपीट कीजिए, सही डाउट है, करता हूं रिपीट। 11 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, टोटल 1 मोल है ही, यहां देखना, कर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं होगा, टोटल 1 मोल है और डी आंसर में 11 मोल है। मुझे बताओ टोटल जोड़ के 1 मोल आना चाहिए या 11 आना चाहिए? सच पूछो, सच पूछो। तो इस क्वेश्चन में डी आंसर तो पहले ही काट देना चाहिए, क्योंकि टोटल 1 मोल दिए तो अपने से 11 मोल कहां से हो जाएगा। एक बच्चा बोला ऑक्सीजन वाला स्टेप फिर से, बहुत जेन्युइन डाउट है कि हाँ सर। देखो देखो यहाँ देखो, हमने रिएक्शन लिखा, ये सब लिखा, ये सब तो ठीक है। हमने कहा कि मैक्सिमम हीट प्रोडक्शन के लिए स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो CH4 और O2 ये 1:2 रेशियो में है, तो ये 1:2 में होना चाहिए, तो हमने CH4 को x मोल मान लिया, तो ऑक्सीजन 2x मोल होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन से नाइट्रोजन कैसे निकाला, तो मैंने कहा ऑक्सीजन 20% है, नाइट्रोजन 80% है, ऑक्सीजन का 4 गुना है नाइट्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन 2x मोल है तो नाइट्रोजन 4 इंटू 2x मोल होगा, और नाइट्रोजन जो होगा 4 टाइम्स ऑक्सीजन होगा। नाइट्रोजन बराबर 4 टाइम्स ऑक्सीजन, और यहां से नाइट्रोजन निकाला 8x मोल। आई होप कि अब आपको आ गया होगा, बाकी आप समझना अच्छे से, टाइम भी हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं पहले मटेरियल भेज दूं, मुझे लगा मैं नहीं बता पाऊंगा, तो इस कंप्रेंशन पे बाद में आया, पहले जहां तक एग्जाम में आ रहा है वहां तक पढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच। सेव कर दिया, अब इसको भेज दूं, भेज देता हूं, उसके बाद बात करता हूं आपसे। कसम से बताओ मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा पढ़ने में? कसम से बोलना। मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं मजा आ रहा है? यार कब ऑफलाइन शुरू होगा मुझे नहीं पता, दोस्त मत पूछो इससे सवाल।
शुरू होगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू शुभम। नहीं आ रहा है ज्योतिरादित्य। क्या प्रॉब्लम हो रहा है ज्योतिरादित्य? बताना बेटा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। क्वेश्चन इतना आसानी से थोड़े बनेगा। आपने क्लास 4 का क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपको परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन इतना आसानी से थोड़े बनेगा बेटा। आपको पता, आप हमसे पूछ रहे हो 0.8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो ये क्लास 4-5 का परसेंटेज का सवाल है। ये जब आप पूछोगे तो सवाल नहीं बनेगा। जब तक आपका ये सब नहीं इंप्रूव होगा सवाल नहीं बनेगा। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, सोल्यूशन देख के समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे देखते समझते रहिएगा तो फिर 5-6 महीने बाद सवाल बनेगा। हाँ बोला तो, क्वेश्चन नहीं बनने का रीजन क्या है? 4-5 से ही आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है। जैसा सवाल आप मुझसे पूछते हैं उसी से मुझे पता लग जाता है। परसेंटेज सेम होगा तो मार्क्स सेम होगा। आप कहते हैं सर परसेंटेज सेम होगा तो मार्क्स कैसे सेम होगा? इसी से पता लगता है। जब ऐसा दिक्कत है तो सवाल नहीं बनेगा। ऐसा दिक्कत है तो सवाल नहीं बनेगा। तो जो बेसिक है वो बहुत ज्यादा वीक है, इसके कारण से सवाल नहीं बनता है। अब उपाय क्या है ये बोलिए, अब उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि हम जो सवाल बताते हैं, जो सॉल्यूशन देते हैं, उससे अच्छे से समझना और कम से कम उस तरह के सवाल को उसी तरह से बनाना, यही उपाय है और कुछ नहीं। नहीं, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ किसी भी 11th बैच को। मैं ऑनलाइन में ही पढ़ाऊंगा, यहीं पढ़ाऊंगा। और ऑफलाइन शुरू भी हो जाएगा तब भी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। तो अगर आपको अटेंड करने का मतलब है, मन है, तो आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, उसमें क्या है। थैंक यू वेरी मच। हाँ ऑनलाइन में मैं ही पढ़ाऊंगा। दिक्कत है क्या नितिन कुशवाहा? कुछ प्रीवियस चैप्टर पढ़ोगे, रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन स्ट्रेटजी बताया तो था कि जो क्वेश्चन नहीं बनता उसमें स्टार लगा के रखा करो। थैंक यू दीपक गुप्ता। यस यू शुड बी प्रिपेयर फॉर केबीपी बाई आल्सो। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम तो दीजिए। एग्जाम देने का एक्सपीरियंस अलग होता है। टेस्ट में क्वेश्चन तो सिंपल ही रहेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में भी आप लोगों को दिक्कत है, जिसके कारण मुझे डाउट है आपसे बनेगा नहीं बनेगा, मैं नहीं कर सकता। बट टेस्ट में क्वेश्चन सिंपल होगा। सैटरडे को मैं एक जूम पे सोच रहा हूँ डाउट क्लास ले लूँ सैटरडे को, ताकि आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हाँ सब कुछ पढ़ना पड़ेगा केबीपी वाई के लिए। एक क्लास में, 2 क्लास है ना मेरा, आज भी डाउट होगा और सैटरडे को भी। एक मैं इस पे लूंगा और एक जूम पे लूंगा। केबीपीबीआई के बारे में और इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं। हाँ होता है, 12th का भी सिलेबस। एनीवे बाय बाय एवरीवन। देखिए कोई अलग से तैयारी नहीं कीजिए केबीपी, एग्जाम में अपियर होगी। अलग से आपको इधर कॉस्ट पे, इसके कॉस्ट पे, यहाँ की तैयारी के प्रिपरेशन पे के कॉस्ट पे आपको अलग से तैयारी नहीं करनी। आप तो यहीं की तैयारी अच्छे से कीजिए और इतना ही कॉन्सेप्ट पर आप जाके एग्जाम दीजिए। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है केबीपी, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। बाय एवरीवन।